गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको सुवोरी फेस्टिवल के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। दरअसल में जो फेस्टिवल है ना, ये आपको असम का आपको फेस्टिवल देखने को मिलेगा। खासकर अगर मैं बात करूँ तो असम में जो बोको है, कमरूप डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पर मेजरली ये फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। अब वहाँ पर बहुत सारी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, जैसे आप लोगों को बोडो कम्युनिटी के बारे में पता होगा, ठीक है। कोच रघुवंशी कम्युनिटी हो गया, राभा कम्युनिटी हो गया। तो ये सारी अलग अलग कम्युनिटी साथ में आती हैं, साथ में मिलकर अपना डांस और अपना जो अलग अलग अपने रिचुअल्स होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। अब इसी बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट भी होता है, वो होता है एलिफेंट्स के बीच में ट्रेडिशनल फाइट का। तो ये भी आपका जो कॉन्टेस्ट है ये सुवोरी फेस्टिवल में ही देखने को मिलता है। एंड साथ साथ आप यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि जो वहाँ पे रंगोली बिहू फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है ना, दरअसल में उसी के साथ ही जो फेस्टिवल है कोइंसाइड करता है। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये फेस्टिवल कौन सी स्टेट का है, ये बात आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, डेट है आज की 21 अप्रैल 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि सिविल सर्विसेज डे के तौर के ऊपर, जो कि 21 अप्रैल का होता है, तो हमारी टीम के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ के ऊपर बहुत अच्छे ऑफर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि 21 अप्रैल इसकी आखिरी दिन होगी इन कोर्सेज़ के अंदर, इन ऑफर्स के माध्यम से अवेल करने की। जैसे प्रहार है 2027 का बैच, संकल्प है 2028 वाले स्टूडेंट्स के लिए, एंड सिमिलरली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2029 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रारंभ बैच भी है। इन सभी कोर्सेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर वो इन कोर्सेज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है मेघालय की ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। देखो, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में आएंगे, पर उससे पहले मैं आपको शेड्यूल लैंग्वेजेस के बारे में समझा देता हूँ। अगर देखो आप संविधान की बात करें तो वहाँ पर अगर आप 8 शेड्यूल ओपन करेंगे ना, तो आज के टाइम के ऊपर इसमें टोटल आपको 22 लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएंगी। अब इसमें जैसे आपका एसमीज हो गया, बंगाली है, गुजराती है, इस तरह से टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, राइट। अब ये जो 22 लैंग्वेजेस हैं इनको हम शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस यहाँ पे बोलते हैं। एंड इन लैंग्वेजेस को ऑफिशियल सपोर्ट मिलती है, ठीक है। आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इन अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो एक तरह से ना इनको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया जाता है इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को। बट इसके अलावा आपको यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज भी देखने को मिलती है। व्हाट इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज? बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी भाषा जिसको कि सरकार के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लोगों के साथ कम्युनिकेशन के लिए, उसको बोलते हैं हम ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर आप आर्टिकल 343 देखेंगे, वो दरअसल में बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन की। अब प्लीज़ इस बात को ध्यान से सुनना। ये जो आपका आर्टिकल 343 है, ये डिफाइन करता है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट को फॉर द ऑफिशियल पर्पस। बट यहाँ पर इंग्लिश के यूज़ को कंटिन्यू यहाँ पे किया जाएगा। देखो, है हमारी लैंग्वेज कौन सी ऑफिशियल, वो हिंदी ही है, पर इंग्लिश के यूज़ को हम साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं। और ऐसा बहुत अलग अलग केसेस के अंदर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया है, जैसे आपका एम एन रविचंद्रन केस के अंदर भी। तो यानी कि ना ये दो लैंग्वेजेस आज के समय आपको यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिल जाती हैं यूनियन की। पर इसके साथ ही साथ अगर आप आर्टिकल 345 नोटिस करेंगे, ये बात करता है कि स्टेट के ऊपर क्या हो सकता है कि लेजिस्लेचर एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को ऑफिशियल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हर एक स्टेट ने अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे अडॉप्ट करी हुई हैं। अब हुआ क्या है कि जो मेघालय है ना, मेघालय ने यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, इंग्लिश तो थी ही थी, पर उसके साथ साथ खासी एंड गारो गारो लैंग्वेज जो होती है, उनको यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटस का यहाँ पे दर्जा यहाँ पे दे दिया है। तो इनको भी और ज़्यादा पुश मिलेगा इन दोनों लैंग्वेजेस को। तो इस वजह से आज के समय ये न्यूज़ में आपको देखने को मिलती है। हाँ, पॉलिटी के स्टैटिक पार्ट से एक बात और भी है कि अगर हम बात करते हैं ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, तो यहाँ पर आर्टिकल 348 आपको देखने को मिलेगा, जो बात करता है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं, चाहे जजमेंट्स हैं, डिक्रीज हैं, ऑर्डर्स हैं, ये सारे के सारे आपके इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होंगे अंटिल पार्लियामेंट इसके रिगार्डिंग कोई और एक्ट यहाँ पे बनाता है। तो इस तरह से इंग्लिश के अंदर ये होते हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज होती है। थोड़ा सा इन दोनों लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ भी लेते हैं, गैरो खासी के बारे में। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आप नोटिस करिएगा कि जब मैं बात करता हूँ ना खासी लैंग्वेज की, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है। आई विल गिव यू सम एग्जांपल। जैसे आप लोग इंडो आर्यन के बारे में सुनते होंगे, ठीक है, जो और द्रविडियन फैमिलीज के बारे में, ये आपकी आर्यन वाली इंडो आर्यन आपकी मोस्टली नॉर्थ इंडिया में जो आपकी फैमिली लैंग्वेजेस होती हैं वो हो जाती हैं।
द्रविडियन आपकी थोड़ी सदर्न इंडिया वाली जो लैंग्वेजेस होती हैं वो होती हैं। बट ऑस्ट्रो एशियाटिक जो लैंग्वेजेस होती हैं ना, ये दरअसल में आपके डिफरेंट डिफरेंट एरिया, जैसे आपका साउथ ईस्ट एशिया, बांग्लादेश, सदर्न चाइना, उन रीजन में बोली जाती है और इंडिया में भी है। ठीक है, तो खासी लैंग्वेज दरअसल में ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज को बिलोंग करती है। इंडो आर्यन से और द्रविडियन फैमिली से आपको ये अलग देखने को मिल जाएगी। तो जहाँ पे जो खासी ट्राइब है मोस्टली वो बोलती है, एंड उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन जाती है। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ आपकी गैरो लैंग्वेज की, तो ये आपकी तिब्बतो बर्मन फैमिली को यहाँ पे बिलोंग करती है। अब ये भी एक डिफरेंट ग्रुप है, तिब्बतो बर्मन। तिब्बतो बर्मन मतलब आपका हिमालयस वाला रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार, साउथ ईस्ट एशिया, इन रीजन में मोस्टली देखने को मिलती है। तो इसकी भी अपने आप में इसका ओरिजिन आपको अलग तरह से देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पर जो गैरो कम्युनिटी है वो यहाँ पे इसको बोलती है, एंड डेफिनेटली ये जो डिसीज़न है इनको इंक्लूड करने का, इससे कहीं ना कहीं इनकी लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी जो है वो और ज़्यादा बेहतर यहाँ पे निकल के सामने आएगी। एंड हो सकता है आगे जाके इन दोनों लैंग्वेज को 8 शेड्यूल के अंदर भी यहाँ पे जगह मिल सकती है। तो ये कुछ बात थी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मेघालय के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है, दैट इज़ रिगार्डिंग इंडियाज़ न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन टारगेट। देखो, आज के समय अगर मैं बात करूँ ना, तो भारत के न्यूक्लियर पावर की जो कैपेसिटी है, न्यूक्लियर कैपेसिटी टोटल है, वो लगभग 8.8 गीगावाट है। ठीक है, बट हमारा टारगेट क्या है कि जब हमारा 100 साल कंप्लीट होंगे हमारी आज़ादी के, तो उस टाइम के ऊपर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे 100 गीगावाट यहाँ पे हमारा हो पाए। ठीक है, दैट इज़ अवर टारगेट। ठीक है, तो उस वजह से हमने यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे स्टेप्स लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिटेल प्लान प्रॉपरली बनाया गया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा, ताकि इस टारगेट को हम यहाँ पे अचीव कर पाएँ। सिमिलरली हमने यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि अब हमने न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर प्राइवेट कंपनीज के लिए भी यहाँ पे ओपन अप हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है ना, और आने वाले टाइम में जैसे आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं, अदानी पावर लिमिटेड, राइट, ये सब अपने यहाँ पे इस सेगमेंट के अंदर और आएंगी। फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट जो स्टेप लिया वो था स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का। देखो, एक पता क्या होता है कि हम बड़े बड़े लेवल के ऊपर हम यहाँ पे हमारे जो रिएक्टर्स हैं उनको बनाएं, बट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में पता क्या होता है, छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पे रिएक्टर्स बनाए जाते हैं। और एक्चुअली ना ये साइट के ऊपर नहीं, ये यहाँ पे मतलब बनाए कहीं और जाते हैं, पर एक जगह जाके उनको बस फिट कर दिया जाता है। मतलब एक तो होता है बिल्कुल ज़ीरो से बनाना स्केच से एक जगह के ऊपर, पर अगर हम ऐसा करें कि इनको बनाएं कहीं और पे और बिल्कुल जाके इनको डायरेक्टली हम डिप्लॉय कर पाएँ छोटे छोटे आपके स्मॉल कैपेसिटी वाले, उससे भी हम ना बहुत तेज़ी से अपने आप की जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द इंटायर फोकस जो कि हमें यहाँ पे स्मॉल मॉडल रिएक्टर के बारे में देखने को मिलता है। पिछले बजट के अंदर इसकी बात हुई, इस बजट के अंदर भी हमने यहाँ पे इसको और तेज़ी से हमने यहाँ पे पुश किया। और एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है शांति एक्ट, वो तो हम लेकर ही आए। अच्छा, आप लोग बताओ कि ये शांति एक्ट क्या है? हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया हुआ है अपने प्रीलिम बूस्टर के अंदर ही, तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, आप बताओगे कि शांति एक्ट कैसे हेल्प करेगा इस चीज़ के अंदर। ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। बाकी बट अभी भी कुछ चैलेंजेस है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूल सिक्योरिटी का चैलेंज है, कहाँ पर इनको बनाया जाए। काफ़ी बार लोकल लोगों की तरफ से भी यहाँ पर रेजिस्टेंस आता है इसके रिगार्डिंग, और स्किल्ड मैन पावर का ना होना, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक मेजर चैलेंजेस आपको आज के समय देखने को मिलते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया लगभग 8.8 गीगावाट है, जो कि 56,681 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो भारत की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का लगभग ये 5% आपको देखने को मिलेगा। और भारत ने लगभग 18 कंट्रीज़ के साथ अलग अलग आपने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स यहाँ पे साइन किए हैं, जिससे टेक्नोलॉजी एक्सेस और ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे निकल के आ पाए। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है रिगार्डिंग विश्व सूत्र। अभी पता क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है, विश्व सूत्र वीव्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अभी पता क्या हुआ, अभी उड़ीसा के अंदर 61st फेमिना मिस इंडिया इवेंट यहाँ पे हो रहा था भुवनेश्वर उड़ीसा में। वहीं पर यहाँ पे जो डिज़ाइनर कलेक्शन है वहाँ पर शोकेस किया गया। अब पॉइंट समझो इस बात को, हम पता क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर और ज़्यादा बेहतर हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब लोगों ने एक पर्टिकुलर 5F विजन के बारे में सुना होगा। 5F का मतलब क्या है, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। इसका मीनिंग क्या है, देखो, फार्म टू फाइबर, इसका मीनिंग होता है कि जो रॉ मटेरियल है, जैसे आपका कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, जूट हो गया,
इन सब चीज़ों के लिए जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है किसानों के लिए वो यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। फिर फाइबर टू फैक्ट्री का मतलब यहाँ पर हम अपनी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, अपनी जो स्पिनिंग फैसिलिटीज़ होती हैं वो हम बेहतर करेंगे, सो दैट आपने जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको हम फाइबर्स के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट करके फैक्ट्री तक यहाँ पे पहुँचा पाएँ। फिर फैक्ट्री टू फैशन, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब है कि लोकल लेवल के ऊपर हमारी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रोसेसिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? एंड इस तरह से हम जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे बनाएं जो कहीं ना कहीं लोगों की डिमांड में हो। एंड इन फिनिश प्रोडक्ट्स को हम सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हम इनको फॉरेन यानी कि हम यहाँ पे इनको एक्सपोर्ट भी कर पाएँ। तो भारत एक तरह से ग्लोबल हब बन पाए अपनी टेक्सटाइल्स का, यहाँ से एक्सपोर्ट हो फिनिश्ड गारमेंट्स का, दैट इज़ अवर ऑब्जेक्टिव। तो यानी कि ना सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है? वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल, ठीक है? कि इंडियन मेड गुड्स दुनिया भर में जाएं, दैट इज़ आवर फोकस। और उसी चीज़ को और इन्हेंस करने के लिए ये जो विश्व सूत्र है यहाँ पे स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा। तो पॉइंट वही है कि हर एक चीज़ को हम यहाँ पे ना, इनफैक्ट यहाँ पे 30 हैंडलूम वीव्स यहाँ पे फीचर हुई इस इनिशिएटिव के अंदर। और उनको ना पता क्या किया गया, दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज़ के साथ यहाँ पे उनको ब्लेंड किया गया। तो भारत का जो ट्रेडिशन है उसको ग्लोबली कैसे यहाँ पे हम चीज़ों के साथ क्लब कर सकते हैं, ग्लोबल एस्थेटिक्स के साथ। तो भारत और दुनिया को जोड़ा जा रहा है अपने टेक्सटाइल्स के माध्यम से। जो टेक्सटाइल्स हैं उनमें भी अलग अलग प्रकार के वेरिएशंस किए जा रहे हैं ताकि उनको यहाँ पे हम अच्छे से एक्सपोर्ट कर पाएँ, ऐसी चीज़ें बनाएं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिमांड में हो। तो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो एजेंसीज हैं दैट इज़ ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम्स, और साथ साथ आपका जो निफ्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये साथ में मिलकर इनको यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। इससे फ़ायदा यही है कि भारतीय हैंडलूम्स को अब दुनिया भर के अंदर विजिबिलिटी मिल पाएगी, आर्टिसंस को हम यहाँ पे सपोर्ट कर पाएंगे, और भारत का जो टेक्सटाइल हेरिटेज है वो भी हम यहाँ पे अच्छे से प्रिजर्व हो पाएगा। एक और टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज रिगार्डिंग रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्कीम। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये रिवर बेसिन मैनेजमेंट यहाँ पे स्कीम आखिर है क्या। देखो अभी पता क्या हुआ है कि जो रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्कीम है इसको एक्सटेंड किया गया है 2026-27 से लेके 2030-31 तक। पर इसको समझो कि आखिर इस स्कीम का मतलब क्या है। देखो हम पता क्या करते हैं, हमारे ना अलग अलग इनिशिएटिव्स चलते रहते हैं। हम वाटर रिसोर्सेज को अलग अलग तरह से देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सरफेस वाटर को अलग तरह से, ग्राउंड वाटर को अलग तरह से। पर देखो यार ऐसे थोड़ी हम यहाँ पे चीज़ें काम कर पाएंगे, नहीं। हमें क्या करना है, हमें सभी जो एंटायर रिवर बेसिन है ना उनको इकट्ठे देखना है। इकट्ठे कैसे? मतलब उसकी रिवर्स को, उसकी ट्रिब्यूटरीज को, लेक्स को, ग्राउंड वाटर को, सरफेस वाटर को, सबको इकट्ठे अगर हम देखेंगे उससे कहीं ना कहीं चीज़ों की रिगार्डिंग हम अच्छे से काम कर पाएंगे, उनकी प्लानिंग अच्छे से होगी, उनका इस्तेमाल अच्छे से होगा, सस्टेनेबल ढंग से हम सारी चीज़ें कर पाएंगे। दैट इज़ द एंटायर फोकस। और इस स्कीम के अंदर, रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्कीम के अंदर, हम दरअसल में यही सेम काम कर रहे हैं, उनको अलग अलग नहीं, उनको इकट्ठे हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ों की रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड प्लानिंग हो पाएगी, इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा, और वाटर रिसोर्सेज को हम यहाँ पे डेवलप कर पाएंगे। तो इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आपको देखने को मिल जाएगी। अब इस स्कीम का जो मेजर फोकस है ना वो ऐसे एरियाज़ के ऊपर है जो कहीं न कहीं जहाँ पे पानी काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर है, पर वो जो रीजन्स हैं कहीं न कहीं पिछड़े हुए हैं, वो अंडर डेवलप्ड हैं। जैसे आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में पता होगा, पानी की मात्रा अच्छी खासी है पर अंडर डेवलप्ड है। सिमिलरली जम्मू कश्मीर, लद्दाख के अंदर आपका इंडस बेसिन हो गया, उसके ऊपर फोकस है। उसके अलावा ब्रह्मपुत्रा, बराक, तीस्ता, इंडस, इन बेसिन्स के ऊपर मेजर फोकस आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इस स्कीम के लिए आपका जो फ्रेमवर्क है उसमें एक तो हो गया आपका ब्रह्मपुत्रा बोर्ड कंपोनेंट। ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काम करता है कि वहाँ पर फ्लड मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रॉपर सर्वे हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, वहाँ पे इरोजन ना हो बैंक्स का उसको रोकने के लिए, ठीक है, प्रॉपर ड्रेनेज वगैरह हो, तो सारा काम ब्रह्मपुत्रा बोर्ड का ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक और इसका पार्ट है इन्वेस्टिगेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट स्कीम। इसके लिए यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन का एंड नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का। सेंट्रल वाटर कमीशन क्या करता है, ये सर्वेस इन्वेस्टिगेशन करता है, एंड साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पे बनाता है ताकि प्रॉपर जो प्रोजेक्ट्स के लिए काम किया जा पाए। फिर नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें तो ये नेशनल लेवल के ऊपर यहाँ पे प्लानिंग के ऊपर यहाँ पे काम करता है। तो पॉइंट वही है इन दी एंड निकल के कि हर एक चीज़ के लिए हम प्रॉपर सर्वे करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ढंग से होगा ताकि प्रॉपर डिसीजन हो पाए, ठीक है। डीपीआर रिपोर्ट्स हमारी बनाई जाएंगी, ठीक है, प्रॉपर ड्रिलिंग उसके हिसाब से होगी ताकि पूरा ना ही फ्लडिंग हो पाए, ड्रेनेज अच्छे से हो पाए,
ठीक है ना, प्रोजेक्ट अच्छे से डेवलप हो, ये सारे काम इनके द्वारा यहाँ पे किए जाते हैं। दैट इज़ द एंटायर फोकस। एंड साथ साथ यहाँ पे कम्युनिटी को भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है, लोकल लोगों को, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, उनको भी साथ में यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो एक तो हो गया आपका ब्रह्मपुत्रा बोर्ड वाली जो मैंने बात करी, ठीक है, तो वो फ्लड एंड इरोजन मैनेजमेंट के ऊपर उसने काम किया 2021 से 26 जो पिछला वाला था। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, ये 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो पिछले 5 साल में क्या क्या हुआ था, जैसे फॉर एग्जाम्पल असम के अंदर आपको मजोली आइलैंड देखने को मिलता है, वहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया गया। फिर रेस्ड प्लेटफॉर्म्स बनाए गए, एंटी इरोजन फ्लड मैनेजमेंट वर्क हुआ। तो काफ़ी अच्छा काम ऑलरेडी यहाँ पे हुआ था, और उसको और बेहतर बनाने के लिए हमने फर्दर इसको यहाँ पे एक्सटेंड किया है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर यहाँ पे लोगों ने साथ मिलकर जब आए, तो कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे उनसे यहाँ पे सीखने को मिली। फिर हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया, जैसे फॉर एग्जांपल जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS जो होता है, रिमोट सेंसिंग हो गया, लिडार हो गया, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो गया, अलग अलग ड्रोन्स के माध्यम से भी सर्वेस किए गए, और उसके माध्यम से प्रॉपर हमने यहाँ पे जो डेटा है उसको फेच किया, एंड उस डेटा के माध्यम से अच्छे अच्छे एक्शंस यहाँ पे लेने की कोशिश करी, और इसका यहाँ पे फ़ायदा भी हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव इन दी एंड यही निकल के आया है, आउटकम है कि इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, हाइड्रो पावर जनरेशन होती है, क्योंकि पानी को ना आप इकट्ठे मिलके यहाँ पे देख रहे हो, उसको अलग अलग यहाँ पे नहीं देख रहे। और खासकर फ़ायदा इसका जो था ना, वो आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और हिमालयन रीजन्स का आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब रही बात यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पे सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड इसके साथ ही साथ जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, एक था उसमें क्रायोडैक्टिलस जयंती के बारे में, तो ये आपका डायurnal नहीं हमने डिस्कस किया था, ये नॉकटर्नल होता है, मतलब रात के समय ज़्यादा एक्टिव होता है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। स्टेट ऑफ इंडियाज बैट 2024-25, ये दरअसल में बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल और साथ साथ आपका नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे प्रिपेयर किया गया था। तो दैट सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। लांजिया सौरा कम्युनिटी की बात करें तो बिल्कुल ये PVTG कम्युनिटी के अंतर्गत ही आते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। फिर PVTG का जो कॉन्सेप्ट था वो मंडल कमीशन ने नहीं, बल्कि आपका जो देबार कमीशन था उनके द्वारा यहाँ पे दिया गया था, ऐसी कम्युनिटीज़ जो ट्राइबल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में इनकरेक्ट है। एंड लास्ट स्टेटमेंट की बात करें, चिप फैब्रिकेशन प्लांट एट SEZ धुलेरा, तो बिल्कुल इसको यहाँ पे आपका टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे इसको बना रही है, दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।